प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ वो है RPSC स्कूल लेक्चरर 2022 का मैथ्स का जो पेपर है, जो 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था। उस पेपर को मैं लेके आया हूँ। वैसे ये पेपर लगभग काफ़ी चैनल्स वालों ने करवा भी दिया है सोल्व, लेकिन किसी ने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करवा दिया। तो मैंने थोड़ा टाइम ज़रूर लिया है, लेकिन मैं आज ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल व्यवस्थित, कौन सा क्वेश्चन किस बुक से कहाँ से पूछा है और कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में किस तरीके से पूरा होगा, उसकी थ्योरी क्या है, ठीक है, हमें उससे आसपास की क्या चीज़ें याद रखनी होगी, वो सारी चीज़ें मैं आज लेकर के आया हूँ। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं स्कूल लेक्चरर 2022 का, जो 11/10/2022 को हुआ था मैथ्स का पेपर। वो पेपर मैं आज सोल्व कर देता हूँ आपके, और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ठीक तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। देर ज़रूर हुई है, लेकिन मैंने काम काफ़ी किया है। मैंने इस पेपर पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, और तब मैं ये आपके सामने आज रख पा रहा हूँ। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये पेपर, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। समीकरण x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है। तो इसने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर का मान। देखिए, सीधी सीधी बात है, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या मालूम होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो दिग्गज समीकरण दे रखा है, हम उसके लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -a और अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा b। और उस केस में इसने जो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर जो है, हमें इस पूरे को हमें कैसे लिखना है, हमें इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फलन के रूप में लिख देना है। तो एक बार इसको गुणा कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा गुणा करने में सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि काम जल्दी हो जाए। तो यहाँ देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा और यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और बीच में 12 बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फंक्शन आपके अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया। और इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। इससे हमारे पास एक पूरा ए बी के अंदर फंक्शन आ गया, और ये हमारे इसके अंदर आंसर आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिया है इसने, यदि P 3×3 का एक मैट्रिक्स है जिसकी सारणिक का मान 10 है। ध्यान रखना, एक खास बात, किसी मैट्रिक्स का सारणिक निकालें, अगर उसका मोड निकालें, ठीक है, तो मोड निकालना अपने को आता है। इसने यहाँ -3p की सारणिक का मान पूछा है। तो आपको पता हो तो सीधे 12वीं की बुक में क्लियर दे रखा है कि ये ka का मोड निकालेंगे तो k पावर n मोड ऑफ a। मोड ऑफ a मतलब इस ए मैट्रिक्स का सारणिक है ये, ठीक है। और n यहाँ ऑर्डर है, तो ऑर्डर हमारे पास, क्योंकि इसने क्लियर दे रखा कि 3×3 है ना, ये 3×3, तो उस हिसाब से ये आपके यहाँ 3 हो जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा था, -3p है, तो ये -3 का पावर n p, और p हमने यहाँ 10 दे रखा, गिवन है, तो ये आपके इसके अंदर आ जाएगा -270। तो सही आंसर ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर आपके क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर -270 वाला, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसको कर सकते हो आप। फिर इसके अंदर तीसरा जो क्वेश्चन लिया है, ये लंगराज मध्यमान प्रमेय का है। और सीधा सीधा लंगराज मध्यमान प्रमेय का जो क्वेश्चन होता है, मैंने रोल थ्योरम और लंगराज प्रमेय दोनों ही को बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। और करना क्या होता है, उसके अंदर जो फंक्शन दे रखा होता है, हम उस पर f0 निकाल लें। हम क्योंकि इसके अंदर अंतराल दे रखा है, देखिए 0 और हाफ के बीच में विवृत अंतराल है, ठीक है ना, 0 और हाफ शामिल नहीं है, ठीक है। x = c पर संतुष्ट करता है। तो डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन दिया है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से दे रखा है, आपको कहीं भी लेने नहीं जाना है, लेकिन अपने को प्रोसेस पता तो कर सकते हैं। f हाफ हो गया, 3/8। अब f' निकालेंगे तो 3c² - 6c + 12, इसका आकलन किया और x की जगह c पुट किया। ये f' का होता है फॉर्मूला, इसके अंदर fb - f/b - a। इससे हमारे पास में ये 3c² - 6c + 12 = 3.4 आ जाएगा। ये वैल्यू अपन पहले ही निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये
बस इससे आप सोल्व करेंगे तो ये आपके सी की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस √21/6, जो कि हमारे 0 और हाफ के बीच में है। तो ये इस तरीके से लंगराज के लिए हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन अनंत स्पर्शियों वाला क्वेश्चन है। और अनंत स्पर्शियों के क्वेश्चन में जब कभी ये इस तरीके से मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं तो उस केस में हमारे को उस फैक्टर को अलग अलग लीनियर फैक्टर के पैरेलल हमें निकालना पड़ता है। तो इसके अंदर पहले x माइनस वाई के पैरेलल निकाला, और मतलब दो तो चीज़ें तो डायरेक्ट मिल जाएगी इसके अंदर। इससे दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने चैनल पे अच्छी तरह से करा रखा है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन वही है जो मैंने सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस के अंदर जब मैंने ये टॉपिक लिया था तो उसके अंदर ये क्वेश्चन भी करा रखा है, मध्यमान वाला भी और ये वाला भी उसमें करा रखा है। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 इसके अंदर हाईएस्ट पावर 3 होने से इसकी 3 अनंत स्पर्शी आ जाएगी। फिर 5 का आंसर जो है ये डायरेक्ट इसका है, ये कौन सा कठोर प्रौद्योगिकी यानी कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। छठा क्वेश्चन आ रहा है शंकु x² + 2y² + 3z² = 0 का व्युत्क्रम शंकु है। तो इसका पहला आंसर है 6x² + 3y² + 2z² = 0। वास्तव में ये कैसे किया जाएगा, ये देखिए x² + 2yz + 3z = 0 का व्युत्क्रम शंकु, अगर ax² + by² + cz² = 0 का व्युत्क्रम शंकु निकालना है तो ये a b c जो गुणांक है इसके वो अपॉन में चले जाते हैं, सीधी सीधी बात। तो ये इससे x²/1 y² ये आ जाएगा, और z² ये जो इसने किया है देखिए यहाँ ये 3, वास्तव में ये जो आ रहा है नीचे लेने के बाद में ये कितना 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसका एलसीएम लेते ही आपके ये जो है 6x² + 3y² + 2z² = 0 इसका आंसर आ जाएगा, जो आपके इसके अंदर पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और किसी भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ये सिलेबस में अपने हैं तो अपने को इस तरीके से ध्यान रखना होगा। और शंकु वाला मैंने आपको करवा रखा है पहले ही आपके अपने CMPC चैनल पर। देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह रखता है एक और केवल एक जनक, 2 और केवल 2 जनक, अनंत जनक और कोई जनक नहीं। मैंने जनक के बारे में आपको पहले ही अच्छे तरीके से बता रखा है कि जनरेटर्स कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है। और ध्यान से अगर देखें तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो बुक है आपके, ये प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं, साफ साफ ये इसके अंदर प्रमेय पूछी हुई है, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर जो ऑप्शन हो जाएगा आपके कौन सा, दूसरा वाला, 2 और केवल 2 जनक। अब अगला जो क्वेश्चन लिया है समाकल 0 से 1 log 1 + x/x dx का मान है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना होगा, इसमें डायरेक्ट अगर आपने इंटीग्रेशन करने की कोशिश की तो ये नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए log 1 + x है आपको इसका विस्तार लिखना पड़ेगा, x - x² 2 + x² 3 4/4 5/5। और विस्तार लिखने के बाद आपका अगला काम क्या होगा, अपॉन में x है तो आप इसके अपॉन में आप x कर दें पूरे के नीचे, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये बन जाएगा। अब आप इसका क्या करें, इंटीग्रेशन करें, ठीक है, और फिर लिमिट भी पुट कर दें। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, x - x² 2² x³ 3², ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर इसकी जो आप लिमिट पुट करेंगे तो जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो केवल ये आएगा 1 - 1/2² प्लस 1/3², इस तरीके से चलेगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को सेट करना पड़ेगा कि अच्छा, क्योंकि अब ये सेट कैसे कर, क्योंकि हमारा आंसर जो आ रहा है वो देखिए π² में आ रहा है, ठीक है। और π² में आ रहा है तो आपको एक बात जो है जानकारी शायद है या नहीं, π² / 6 जो होता है वो आपके
होता है 1 प्लस, सारे प्लस में होते हैं, 1 प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये होता है, ठीक है। और ये जो चीज़ आई है ये कहाँ से, ये फोरियर सीरीज से। देखिए इस बुक के अंदर क्लियर लिखा है ये कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, इस तरीके से चलेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी और इसको लेकर के हमें आगे यूज़ करना होगा। ये देखिए अब इसको, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस चल रहा था तो इसको सेट किया, क्योंकि हमें पाई स्क्वायर अपॉन 6 को ऐसा बनाना था, ठीक है। तो ये हमने प्लस वाले को अलग कर लिया और -2 इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर ऐसे बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर लंबा प्रोसेस है और इससे आपके ये पाई स्क्वायर बाई 6 -1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर बाई 6 आ रहा है ये वाला, और इससे आपके ये पाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आपका जो इसमें सही आंसर जो आ रहा वो पाई स्क्वायर बाई 12, ये आपके करेक्ट आंसर होगा। 9th वाला क्वेश्चन है ग्रुप G इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब A4 A5 A6 इक्वल टू E x में अवयव A4 की, मतलब ये इंटू है मल्टीप्लिकेशन के लिए x क्या, तो A4 की कोटि पूछी है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। अब ये A4 की कोटि आई कैसे, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हाईएस्ट इसका 6 का मल्टीपल एक चक्री ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो A4 का मतलब ये हुआ आपके A4 अगर आप ले रहे हैं तो ये A4, अब इसके ऊपर पावर अपन क्या रखें कि इसका दशमक अवयव E आ जाए। तो हाईएस्ट इसके अंदर क्योंकि 6 था तो हम इसको 6 का मल्टीपल 6, 12, 18 हमें बनाना पड़ेगा। तो इस पर अगर अपन 3 रखें तो आप देखें कि वापस ये 6 वाला मल्टीपल बन रहा है और इस वजह से इसमें E आ रहा है, ठीक है। तो ये इससे क्या आ गया A4 पावर 12, ठीक है। तो पावर 12 का मतलब वापस ये 6 बन जाएगा, तो ये E आ रहा है और इस वजह से इसकी कोटि आपके 3 हो जाएगी। फिर 10वां क्वेश्चन जो लिया इसने, गलत कथन बताना है। देखिए ये वलय वाला है, तो रिंग थ्योरी है ना, तो उसके अंदर से इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा सोल्व नहीं किया क्योंकि ये खासतौर से फर्स्ट डेट के लिए अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैंने इसको भी नहीं लिया है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। 11वां प्रश्न है अन्वेषण प्रशिक्षण यानी कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, तो इसका आंसर है चौथा, ये फर्स्ट ईयर के लिए है, अपने सिलेबस में नहीं है। फिर ये जो 12वां क्वेश्चन है, देखिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये आपके d इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स हो तो 1 अपॉन एक्स डी माइनस 1 और x इनवर्स का मान क्या होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, कोची लीनियर इक्वेशन, ये इसका पार्ट है। और इसके अंदर आपको पता हो तो खास तौर से इसके अंदर z इक्वल टू log x या x इक्वल टू e पावर z अपन लेते हैं। और ये कब लेते हैं, इसके क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न होता है जैसे आप देखें ये क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ एक्स है, ठीक है। अगर यहाँ क्यूब होता तो ये क्यूब वाले 3 कोटि का डिफरेंशिएशन होता है। जैसे इसने आगे कहीं दे रखा होगा, ये सभी के अंदर यही है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी मतलब डबल डेरिवेटिव के साथ में एक्स स्क्वायर, सिंगल के साथ में एक्स है, आपको सब जगह यही मिलेगा। तो हमारे इसके अंदर भी सेम यही दे रखा है, डी इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन एक्स डी माइनस 1। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें करना क्या है, हमें करना है ये कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स को तो लिखेंगे अपन डी वाई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई को लिखेंगे अपन डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है ना। खाली अगर x डी बाई डी एक्स है तो इसको डी वाई लिखेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब है तो ये डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2, ये मैंने करा रखा आपको, ये मेरा आपके चैनल पे मैंने करा रखा है। इसी चैनल पर आप इसको कोची वाला जो है वो आप डाल के देख सकते हैं, मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो इसी हिसाब से इसके अंदर ये जो क्वेश्चन बन रहा है हमारा 1 अपॉन एक्स डी माइनस 1, तो इसमें z इक्वल टू log x याद रखना पड़ेगा और x इक्वल टू e पावर z। तो उस केस में x इनवर्स है तो आपको x इनवर्स क्या हो जाएगा, e पावर माइनस z। तो अब ये देखिए x d जो है हमारा क्या बन गया, d माइनस 1 और ये x इनवर्स बन जाएगा e पावर माइनस z। तो ये e का गुणांक -1 आप इसमें पुट कर दें,
जीरो तो हो ही नहीं रहा, तो 1/-2 हो जाएगा ई पावर जेड, तो ये -1/2 ई पावर माइनस जेड, यानी कि -1/2x इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसके अंदर दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है 13 क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है कि x=½ का जेड समतल में रूपांतरण w=½ के अंतर्गत प्रतिबिंब है ना, इमेज पूछी, यानी कि दोनों जेड प्लेन से w प्लेन के अंदर इमेज पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जेड तो होता हमारा x प्लस आयोटा वाई और w के अंदर u प्लस आयोटा वी होता है, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो इसके अंदर सही आंसर तो आपको बता दूं, थर्ड वाला है u-1² प्लस v² = 1। अब ये आया कैसे, देखिए w=1/z होता है, तो z=1/w हो जाएगा, और उस केस में z=1/u प्लस आयोटा वी। अब इसका ऊपर नीचे परिमीकरण किया तो u-iv/u+iv u-iv। ठीक है, और z इसी टर्म को लिख दिया u-iv ये। अब z=x+iv, तो दोनों तरफ इसका कंपेयर कर लिया, और कंपेयर करते ही आपने देखा कि x की वैल्यू आ जाएगी 1/u² प्लस v²। ठीक है, जो कि हाफ दे रखी है, और u/u² प्लस v² हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा, अब इसको आप सोल्व कर लें तो u² प्लस v² 2u, और फिर इसके अंदर आप दोनों तरफ एक जोड़ दें तो ये u-1² बन गया प्लस v² = 1। ये आपका प्रतिबिंब ये आ जाएगा u-1² प्लस v² = 1, जो ये बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। ठीक है, आपके ये कन्फॉर्मल मैपिंग वाला टॉपिक के जो सिलेबस में दे रखा है, ध्यान रखना जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन वाला सवाल आपके आएगा। ठीक है, और आप इजी वे में कर भी सकते हो, बहुत बड़ा काम नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके मैंने क्वेश्चन करवा भी दिए मैं आपको, और इसके कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको भेज दूंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 14 वाला, अवकल समीकरण sin px cos y = cos px sin y प्लस p का हल। तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर है, और ये सीधा सीधा आपके क्लोरेट फॉर्म बन रहा है। ये देखिए, इसको पूरे को कोस साइन को इधर पक्षांतर कर दिया तो ये sin px माइनस वाई = बन जाएगा, है ना, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये p, तो इसको मैंने px माइनस वाई = sin इनवर्स p बना दिया, तो ये y = px माइनस sin इनवर्स p, तो y = cx माइनस sin इनवर्स c। तो ये आपके क्लोरेट फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो ये आपका दूसरा आंसर इसके अंदर आ जाएगा। फिर 15वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि log 2 बेस 10, log 2x - 1 बेस 10 और log 10 बेस है और 2x पावर x प्लस 3 है, एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो निम्न में से कौन सा करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, x = log 5 बेस 2। अब ये हुआ कैसे, साफ साफ कह दिया कि इसने AP के पद हैं, तो हमने जमा दिया, ये 2b = a प्लस c बना दिया, कोई विशेष बात है नहीं, बस इसको अब सोल्व किया, ये 2 पूरा इसके ऊपर चला जाएगा पावर में log m पावर n से, और इससे log 2x - 1 पावर कर दिया पावर में। ठीक है, log हटा दिया। अब ये 2x - 1 होल स्क्वायर और 2x प्लस 3, तो 2x को पावर x को z लिख दिया समझने के लिए, थोड़ी सुविधा के लिए। इससे हमारा ये z² - 2z प्लस 1 = 2z प्लस 6 बन गया, और इससे हमारे z की वैल्यू क्या आ गई -1 और +5, जो बिल्कुल सिंपल है। और z पढ़ने के लिए 2 पावर x लिया, तो -1 तो इसके अंदर अगर लेंगे तो ये होगा नहीं। ठीक है, +5 से होगा, तो ये अपन 2 पावर x = 5 से हमारा ये आंसर आ रहा है। ये इसके अंदर पूछा नहीं तो अपन इसको नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके इसके अंदर x = log 5 बेस 2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये उसका पेडागोजी का है, और इसके अंदर 16वें में पहला आंसर है उदात्तीकरण सब्लिमेशन। 17वां क्वेश्चन जो है देखिए ध्यान से देखना, 3.3579 ऊपर, तो नीचे ये इसके अंदर एक पीछे चल रहा है फैक्टोरियल के अंदर 1357, और इसने कहा कि ये इन तीनों में से चारों में से कौन सा करेक्ट है। देखिए ई, इसको करो कैसे, ये पूरा आंसर ई के रूप में दे रखा है, तो हमें सबसे पहले ई की पावर एक्स का जो विस्तार है वो हमें ध्यान रखना होगा, ये वाला ई पावर एक्स से चलना पड़ेगा, 1 + x + x² फैक्टोरियल 2 ये वाला। फिर इसके अंदर आप देखो इधर माइनस करोगे तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमने e पावर x प्लस e पावर -x कर दिया, और एक बार दोनों को जोड़ा और बार घटाया, जोड़ने से इसके अंदर देखिए 2 बार आ जाएगा, और ये सब 2 4 6 चलेगा, घटाने से 2 बार आ जाएगा, और ये 1 3 5 चलेगा। आपको क्लियर दिख रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है पूरा
मतलब ओड के अंदर है, विषम में 3 5 7, नीचे भी 1 3 5 7, तो पक्की बात कि पहला और चौथा आंसर तो इसका अंदर हो नहीं सकता, दूसरे और तीसरे के अंदर ही लग रहा है। और तीसरे के अंदर अगर देखो तो ये जोड़ रखा, और जोड़ने से तो हमारे इसके अंदर देखिए क्या आ रहा है, 2 ये है ना, मतलब इवन क्रमांक आ रहा है 2 4 6, ठीक है। घटाने से 3 5 आ रहा है, तो पक्की बात इसके अंदर थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसने 3 ई से गुना करके और फिर इसमें डिवाइड किया और माइनस कर रखा है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। ये आप देखें ई माइनस ई इनवर्स करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1/3 3 1 ये आएगा। तो हम इसके बेस पे अपन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन अपने को इस आइडिया से ये काम करना पड़ेगा। तो ये घटाने से बेटा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माना a इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, b इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के और c इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k, 3 वेक्टर है। b और c के तल में एक सदिश जिसका a पर प्रक्षेप 0 हो, वो क्या होगा? ठीक है, तो b और c के तल में जो होगा, तो आपको अगर पता हो, ठीक है, तो ये a क्रॉस b क्रॉस c जो होता है इसके अंदर, इसका मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि a क्रॉस b जो होता है वास्तव में क्या होता है, a और b के बीच में थीटा है, ये a है सदिश, ये b है, और आपको मालूम है कि ये जो होता है वो a क्रॉस b है। ठीक है, तो यहाँ b क्रॉस c के तल में कौन है? a। ठीक है, तो यहाँ यही तो पूछा है कि b क्रॉस c के तल में आपको एक सदिश है जिसका a पर प्रक्षेप 0 है, तो हमने इसी को निकाला। आगे देखो कुछ नहीं, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू प्लस माइनस, आपको मालूम है कि इसको a डॉट सी b माइनस a डॉट बी सी लिख सकते हैं। और अब आपके पास में a और c दे रखा है, a और c, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, और ऐसे ही a डॉट b दे रखा है तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। ठीक है, इससे हमारे पास क्या है, -1b और +1c, बस इसको सोल्व किया तो हमारे प्लस माइनस माइनस जे माइनस क्या आ रहा है, तो या तो माइनस जे माइनस क्या आएगा या फिर जे प्लस क्या आएगा। तो इससे हमारा आंसर जो करेक्ट इसके अंदर ये दूसरा वाला है, जे प्लस के, जो इसके अंदर ये आ रहा है। बिल्कुल इजी काम है ना। तो ये एक, आप देखो कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसने लंबा चौड़ा नहीं किया है ना, बहुत ही सिंपल पैटर्न लेकर चला है, आपको बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया इसने परमुटेशन का, है ना, क्रमचय का। मैंने अभी भी इसका जस्ट कुछ दिन पहले ही इसका लेक्चर डाला कि इसी परमुटेशन की कोटि अपन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है अल्फा, जो परमुटेशन दे रखा है, इसकी कोटि सही आंसर आपके पहला। अब ये हुआ कैसे, आपको अगर पता हो तो इसका जो एक तरीका है वो आपके क्या है, अल्फा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, और इनकी इमेज दे रखी है ये 7 8 9 6 4 5 2 3 1। तो हम ऑर्डर ऑफ अल्फा निकालते हैं इसके अंदर, तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ एक देखो 1 7 2 8 3 9 कैसे आया, 1 से 7, 7 से 2, ठीक है, 2 से वापस 8, और 8 से वापस 3, और 3 से वापस 9, ये एक चक्र पूरा हुआ। फिर वापस जो बाकी था वो 4 वाला बाकी था, तो 4 से 6 और 6 से 5, 5 से वापस 4 आ गया, तो ये 4 6 5। अब ध्यान से देखो तो इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट है, 6, और इसके अंदर 3, तो 6 और 3 का जो एलसीएम होगा 6, तो ये आपके इस ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 6, ये आपके इसका आंसर। तो इसलिए इसने ये पहला ऑप्शन करेक्ट दिया है। 20वां क्वेश्चन दे रखा है एस और टी एक सदिश समष्टि वीएफ की उप समष्टियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपके दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ये पीजी लेवल मतलब लेक्चरर के अंदर ही आता है, अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन इसको नहीं करेंगे। फिर 21वां क्वेश्चन देखिए आप, 21वें क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा, यदि फलन एफ आर से आर जहां आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 हो, तो एफ एक्स की परास पूछिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि y का मान पूछा, रेंज ध्यान रखना। तो y का मान माइनस अनंत से 1 के बीच में होगा, 1 शामिल है, जबकि इधर अनंत तक चलेगा। अब ये हुआ कैसे, ये आप देखें, मैं आपको बता दूं, हम इसका ग्राफ जो अगर बनाते हैं, हमारा जो वक्र है वो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है।
तो इस केस में हम अगर इसका ग्राफ अगर बनाते हैं, ये देखो यही फंक्शन है हमारा दे रखा है इसके अंदर, तो वो जो ग्राफ बनेगा वास्तव में वो इस तरीके से बनेगा। तो आप देखो कि y की अधिकतम वैल्यू क्या है, ये जो कितनी है हमारे पास में 1, और 1 को ये अटेंड कर रहा है। लेकिन ये जो एरिया है इधर नीचे वाला, ठीक है ना, y की जो ऋणात्मक वैल्यू है इधर, वो कहाँ तक चल रही है, माइनस अनंत तक। तो आपके साफ साफ आ गया माइनस अनंत से इधर तो, और इधर आपके +1 हो जाएगा, तो ये इसकी परास हो जाएगी। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन दिया है इसने 22वां, x0 π/6 π/3 π/2 और fx = e sin x दे रखा है। तो इसकी जो वैल्यू भी दे रखी है, और सिम्पसन 3/8 रूल से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारे पास देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, वैसे इसका आंसर ये है, आप अगर चाहें तो e⁻sin x का अगर डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना आता हो तो आप इसको भी कर सकते हो। ये इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन रहा है, लेकिन इसका आंसर ये होगा। अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा भारी लगे तो ज़्यादा उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी पड़ रहा है, क्वेश्चन लंबा जा रहा, तो इसको मैंने पूरा सोल्व नहीं किया है, क्योंकि हमें केवल सिलेक्शन के लिए काम करना है, हमें नॉलेज तो अपन बाद में ले लेंगे। अब चलता है 23वां क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर जो सामाजिक विकास वाली बात है, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक समस्याओं में रुचि दर्शाना। अब चलते हैं अपन 24वां क्वेश्चन। शंकु x² + by² + cz² 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 के 3 परस्पर समकोणिक स्पर्श समतल पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका प्रतिबंध है, पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर ये आपके 3D और 3D के अंदर शंकु वाला पार्ट ये दे रखा है, x² + by² डायरेक्ट 6 वाला क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर 3 परस्पर समकोणिक स्पर्श समतल होने की कंडीशन साफ साफ दे रखी है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है, और ये मैं आपको अपने चैनल पे ये टॉपिक जब मैंने करवाया था शंकु वाला, तो उसके अंदर मैंने करवा भी रखा उसके अंदर। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगा, इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे, मतलब आपको बता रहा हूँ मैं, हाँ, लगभग इसके अंदर 80% ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे अपने इस CMPS चैनल पर डायरेक्ट किए हुए मिल जाएंगे, जो मैंने करवा रखे, और वही क्वेश्चन इसके अंदर लेक्चर वाले के अंदर पूछे गए हैं, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट पूछे गए हैं। आप इसलिए मेरे आपके अपने इस चैनल पे जो क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, मैंने जो लेक्चर डाल रखे हैं, आप उनको ठीक से ज़रूर करें और समझें। अगला जो क्वेश्चन है, बीजीय संरचना G = 0,1 डॉट के लिए सही कथन है। यह केवल सामी समूह है, सेमी ग्रुप, मोनोइड या समूह या क्रम विनिमय। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि इसमें अंदर 2 एलिमेंट है, 0 और 1, और 0 और 1 तो मोनोइड सेमी। देखिए सेमी ग्रुप होने के लिए आपको इसके अंदर कोई भी बीजीय निकाय अगर जिस स्तर सेमी ग्रुप होगा, यदि वह एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी को वो कंटेन करता है, लेकिन अगर वह मोनोइड कहलाएगा यदि उसके अंदर G2 यानी कि कोई भी जो सेमी ग्रुप होगा वो अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तस्मक अवयव अगर विद्यमान होगा तो वो मोनोइड होगा। तो इसके अंदर तस्मक अवयव विद्यमान है, और ये मोनोइड भी है और सेमी ग्रुप है, क्योंकि मोनोइड के लिए सेमी ग्रुप होना जरूरी है, और इसलिए इसके अंदर हमारा मोनोइड सही आंसर है, ये दूसरा वाला ऑप्शन। फिर इसने अगला क्वेश्चन दिया है 26वां, यदि P कोई व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो तो गलत कथन है। देखिए P जो है वो आपके विकर्ण मैट्रिक्स है, तो P इनवर्स जो है वो भी विकर्ण मैट्रिक्स ही होगा। आप इसके अंदर एक एग्जाम्पल दे के भी कर सकते हैं। दूसरा, P अगर सिमेट्रिक है तो P इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, और यदि P एक अदिश मैट्रिक्स है, स्केलर है ना, विकर्ण वाले अवयव सेम होने चाहिए, मतलब अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखना, तो P इनवर्स भी अदिश होगा। लेकिन ये चौथा वाला ऑप्शन जो इसके अंदर इनकरेक्ट है, गलत है, और क्योंकि P अगर 6 है तो P इनवर्स 6 इसका मोड 6 नहीं हो सकता। आप इसमें 2 × 2 करके देख सकते हैं इसके अंदर, तो मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया। 27वां जो क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा ये, कि y = e⁻m sin−1x
डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब एक्स इक्वल टू 0 निकालना है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, लेकिन ये जो है 3 बार इसका अवकलन करना है जो काफ़ी लंबा जा रहा है। तो बहुत सावधानी से अगर कर सकते हैं बिना गलती के तो आप करें, ना तो इसको लास्ट में छोड़ें, पहले इसको करने नहीं बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में सबने जी इसके अंदर रखना तो एक्स इक्वल टू 0 ही है, तो ये एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0। लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ेगा ये, तो करें तो रिस्क लेनी पड़ेगी, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो आप टाइम मैनेज कर सकें तो इसको करें, क्योंकि करोगे तो हो तो जाएगा, क्योंकि सभी को अवकलन करना आता है। लेकिन सभी को आता है फिर भी इसमें गलती के चांस रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 28वां क्वेश्चन जो कह रहा है ये आपके पेडागोजी का है और इसके अंदर पहला ऑप्शन करेक्ट है, संवेगात्मक संतुलन की कमी। अच्छा, 29वां क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आ गया है, आपके ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, आपको ए क्रॉस बी निकालना पहले, फिर ए क्रॉस सी निकालना। तो ये चौथा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। ये देखिए इसके अंदर ये मैंने निकाल के रख दिया है, ए क्रॉस बी आपके 1 3 2 3 3 3 1 4 2 4 और 3 4 आ जाएगा। ऐसे ही ए क्रॉस सी भी आ जाएगा। फिर इनके अंदर जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन जो एलिमेंट होंगे वो आपके 1 4 2 4 3 4 आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर सकते हो, है ना। तो इसके अंदर ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि समूह जी का एक नॉर्मल सबग्रुप एन है और इसका मैपिंग जो है वो एफ जी से जी अपॉन एन इस प्रकार डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स एन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हमारा एफ क्या होगा, ये कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, आच्छादक समाकारिता। ध्यान रखना ये चारों टॉपिक्स अपने सिलेबस में है, तो मैं आपको अब बता दूंगा, लेकिन अभी आपको बताऊँ ये क्वेश्चन जो है कहाँ से किस तरीके से पूछा है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, कोई विशेष बात नहीं है। देखिए सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता की द्वितीय प्रमेय, हमारी ये इसकी जो दोनों तीनों प्रमेय इसके अंदर भी सिलेबस में है और साफ साफ प्रमेय पर क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है। क्वोशिएंट ग्रुप पर क्वेश्चन है, तो इसने कहा इसके अंदर साफ साफ आप देखिए कि जी का एक प्रसामान्य उपसमूह एन है। तो यहाँ मान लिया अपन ने एन किसी ग्रुप जी का एक प्रसामान्य ग्रुप है, तो जी से जी अपॉन एन पर एक मैपिंग लेते हैं पी, तो पी जी से जी अपॉन एन पी एक्स इक्वल टू एन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो यही दे रखा, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स एन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो एफ क्या है, तो सीधी सीधी बात ये पी ए इक्वल टू एन है, एन ए कर दिया, तो पी आच्छादक है, ठीक है, और ये समाकारिता भी है आच्छादक। तो ये क्या आ गया, पी जी से जी अपॉन एन पर आच्छादक समाकारिता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने 31वां जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन अपने वो जो कप्पा टॉर्शन उसका क्वेश्चन दिया है, 3D ज्योमेट्री का, डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो एमएससी में चलती है उसका, यानी ये पीजी वालों के लिए चौथा ऑप्शन करेक्ट है, मैंने इसको नहीं किया है। फिर चलते अपन 32वां क्वेश्चन देखिए आप, ध्रुवीय बिंदुओं 11 π/3 8 - π/6 के बीच की दूरी, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया इसने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया केवल ध्रुवीय रूप में जो होते हैं उनके लिए। ये आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है P और Q, R1 θ1 और दूसरा R2 θ2, ठीक है ना। तो इससे हमारे PQ जो है वो आएगी वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कोस θ2 माइनस θ1। कुछ नहीं किया हमने, इसके अंदर सारी वैल्यूज जो दे रखी थी पुट कर दी अपन ने, और ये PQ आ गया अपने √185 यूनिट, जो इसके अंदर आ रहा है क्लियर, ये दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है ना, 33 जो क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एक्स लेस देन 1, तो वाई प्लस वाई क्यू अपॉन 3 वाई 5.5 प्लस अपॉन सेम टर्म एक्स में, तो इसके इक्वल क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपके ये दूसरा वाला 2 इसका आंसर है, ठीक है। अब इसको कैसे किया है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इससे जो है आप y की वैल्यू निकाल लें। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई, तो y इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकाल लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि log 1 प्लस वाई
पहले log 1 प्लस वाई का वो कर लें आप, ठीक है ना। और मतलब ये एक तरह से log 1 प्लस वाई का विस्तार लिया, ध्यान रखना, ठीक है ना। और log 1 माइनस वाई का भी विस्तार लिया और उसको घटाया है ना। ये वाला पैटर्न, पहले इसको लिखा log 1 प्लस वाई लिखा, फिर log 1 माइनस वाई लिखा और इस दोनों को घटा दिया तो ये log m अपॉन n बन गया, ठीक है ना, घटाने से। तो इससे ये 2 इंटू वाई प्लस वाई क्यू अपॉन 3 प्लस वाई 5/5 आ गया। सेम ऐसे ही log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये 2 इंटू इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये इसके अंदर हुआ क्या, समझने वाली बात, यहाँ क्या किया कि ये अपॉन ये कहा इसने, यही तो पूछा इसने, देखो डिवाइड वाई अपॉन एक्स वाला टर्म, तो ये डिवाइड करते ही ये लिख दिया। और ये लिखने के बाद में इसके अंदर जो डिवाइड किया है तो इससे y इक्वल टू 1/2 और log 1 प्लस वाई लिख दिया। भले ऐसे करो तो ये देखिए आप y की जगह, इस y की जगह हमने क्या लिख दिया, ये टर्म लिख दी अपने, ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना आपको, तो इसके अंदर यहाँ जो y की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, ये वाली, तो ऐसे ही आपके तुरंत ये इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये आपके डिवाइड करते ही आपके ये 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछा है और किस तरीके से पूछा है। ये एक बहुत पुरानी बुक है, 11th क्लास में चला करती थी किसी ज़माने में, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई और x लेस देन 1, तो y प्लस वाई क्यू अपॉन 3 प्लस वाई 5/5 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस वाई एक्स 5/5। तो देखो अपने को ये बताइए पूछा है, ये बताइए, तो ये दे रखा है, देखो ये 2 आंसर आ रहा है और ये सेम ऐसे ही पूरा इसने कर रखा है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश रूट ए बी आई प्लस रूट बी जे प्लस रूट पी के पी सदिश पी आई प्लस 2j माइनस 3k का योज्य प्रतिलोम सदिश हो तो कौन सा कथन सत्य है। अब योज्य प्रतिलोम में क्या अपन जानते हैं कि योज्य प्रतिलोम होता है हमारे a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, बस हमने कुछ नहीं a और a माइनस ए दोनों रख दिए यहाँ पे और इधर 0, और ये इस 0 का मतलब क्या है, इस 0 का मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k, और ये कंपेयर किया तो p प्लस रूट ए बी इक्वल टू 0, 2 प्लस रूट बी 0 और माइनस 3 प्लस रूट पी 0। इससे हमारे पास में b आ गया, p आ गया और इससे a भी आ गया, तो ये हमारे 1/4 आ गया, ठीक है, b 4 आ रहा है और ये p इक्वल टू 9 आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपके ऑप्शन दूसरा इसमें के अंदर राइट हो जाएगा। फिर इसके अंदर आप देखें क्वेश्चन नंबर 35, x1 माइनस x0 इक्वल टू हाफ x2 माइनस x1 इक्वल टू x3 माइनस x2। ध्यान देना यहाँ h जो अंतराल है ये इंटरपोलेशन से पूछा है, 1/2 आ रहा है, तो इसने f x0 x1 x2 x3 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है और इसके अंदर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप तो खास तौर से ये देख लें, ठीक है ना। a0 आपका fa है और a1 आपका ये आ रहा है, तो आप फाइनली देख लें आप a3 a2 आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन 2h स्क्वायर, ठीक है। आपके पास में a3 इक्वल टू डेल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ अपॉन h क्यूब, तो हमारे पास h तो है 1/2, है ना, तो ये h 1/2 पुट कर देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, और ये fa जो है वो हमारे इसके अंदर x0 हो जाएगा, तो ये x0 है, तो इससे हमारे ये थर्ड वाला 8/3 ये आ जाएगा इसके अंदर। ये देखिए an से लिखा a3 डेल क्यूब fx0 फैक्टोरियल 3 और h की जगह ये पुट किया, ठीक है, तो हमारा 8/3 डेल स्क्वायर fx0 आ गया। बस यही तो इसके अंदर आंसर था, तीसरा वाला ऑप्शन। फिर 36वां जो क्वेश्चन है ये पुनरावर्तन विधि वाला क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना, और इसके अंदर x इक्वल टू माइनस 0.62 के प्रतिवेश में तीसरा वाला जो है वो इस रूप में इसको लिखा जा सकता है, और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है। ये आपके इटरेशन मेथड पुनरावृत्ति विधि है और इसके अंदर जो तरीका होता है fx इक्वल 0 को x इक्वल टू 5x के रूप में लिखते हैं और फिर इस 5x का अपन अलग अलग अवकलन करके देखते हैं जो 1 से कम आना चाहिए। ये 5x का 1 से कम आना चाहिए। हमारे पास जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 दे रखा है, हमारा क्वेश्चन भी यही था, देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 0, खाली इसमें मूल x इक्वल टू माइनस 0.62 के
नेबरहुड के अंदर अपने को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चारों ही ऑप्शन इसके अंदर इसने दे रखे हैं। देखो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये, तो एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 डाल रखा है, ठीक है। और 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, सारे के सारे डाल रखे देखो इसने। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके अंदर अगर इस रूप में इसको लिखा जाएगा रूट एक्स प्लस 1 के रूप में, फिर इसके अंदर अगर 5 x निकालेंगे तो वो 1 से कम आएगा, तो वो आपके इस तीसरे वाले ये वैल्यू अगर अपन 5 x के अंदर रखेंगे तो ये इससे 1 से कम आएगी, और इसलिए ये तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। फिर अगला जो है ये अपने LPP का क्वेश्चन पूछ लिया इसने, और डायरेक्ट इसके सुसंगत हल के इष्टतम होने की शर्त ली है, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, ZJ माइनस CJ ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, ठीक है ना। LPP की प्रॉब्लम है ये, और डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया है, आप LPP के अंदर इसको देख सकते हो। देखिए 38वां क्वेश्चन जो है ये उसका साइकोलॉजी का है, और इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है। मैं 39वें क्वेश्चन पे बात करूंगा कि Px का एक निर्दिष्ट फलन है, तब अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू p डेज y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन p। ध्यान से देखें तो यह p का अवकलन ऊपर p डेज है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो मैंने इसके अंदर क्या किया कि इसमें ये p डेज इस p का अवकलन है, तो मैंने p को x स्क्वायर मान लिया, और x स्क्वायर मानते ही यहाँ 2x लिख दिया अवकलन, ठीक है। तो ये 2x लिख दिया, तो हमारा ये देखो क्या बन गया, एक ये हमारा होमोजीनियस बन गया। मैंने इसको रेखिक नहीं बनाया, ये रेखिक भी बन सकता था, ठीक है ना। मैंने इसको होमोजीनियस बना दिया, और उसके बाद देखिए डायरेक्ट ये x dy/dx निकाला v माइनस वी स्क्वायर, और ये इसका इंटीग्रेशन करते ही आप देखो फाइनली आपके पास में ये आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद xz इक्वल टू c आ गया, आप z की वैल्यू फिर से पुट कर दें, और ये इस तरीके से आपके p अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी, तो y इक्वल टू p अपॉन एक्स प्लस सी आ रहा है। कोई विशेष बात नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। तो ये इसका एक दिमाग लगाने वाली बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये भी। देखिए 40वां क्वेश्चन जो है ये पीजी लेवल वालों के लिए, लेक्चर अपने सिलेबस में नहीं है। और 41वां आपको पता ही है इसके अंदर उसका पेडागोजी का है, और ये 42वां ये भी आपके उसका हेलिक्स का और ये उसका टोर्शन वगैरह देर का इसका है कर्वेचर का, तो ये अपने पीजी लेवल अपने सिलेबस में नहीं है। 43वां है ये लीजेंड्रे का है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। लीजेंड्रे वाले जो बहुपद है उसके अंदर सब इसके अंदर दे रखे हैं, आराम अपन कर सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। 44वां क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको पता है दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, कोई विशेष बात नहीं। फिर अपन चलते हैं 45वां क्वेश्चन जो अपने काम का है, हम सीधी उस बात करेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 का वह बिंदु जिस पर स्पष्ट रेखा y इक्वल टू 1/3x पर लंब है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, कुछ भी नहीं करना, आप इसके अंदर इसका अवकलन कर लें। ये देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 अवकलन किया, हमारे पास में ये आ गया, और ये हमारे क्या बन जाएगा, ढाल बन जाएगा m1, और जो रेखा हमारे पास दे रखी पहले से y इक्वल टू 1/3x इस पर लंब है, तो इसका ढाल क्या होगा m2 1/3, ठीक है। तो ये m2 1/3 का, तो m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। इससे हमारे ये m1 और ये m2 -1, इससे हमने x निकाला 0 आ गया, और x 0 आया तो आप इसमें पुट कर दो कार्व के अंदर, आपके y भी आ जाएगा, मतलब y आ गया 2, तो ये 0 2 इसके अंदर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। फिर 46वां जो क्वेश्चन है, समीकरण λ1 s1 प्लस λ2 s2 इक्वल टू 0 दो गोलों s1 0 और s2 0 के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले की समीकरण को निरूपित नहीं करता है। तो नहीं करता, इसके लिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि इंटरसेक्शन की जो शर्त होती है वो सीधी सीधी बात है, s1 प्लस λ(s2) होता है, ठीक है ना। ये गोला जो है इंटरसेक्ट करता है, तो हमारे ये शर्त हमारे इन सब में से जिसमें आ रही है, तो ये केवल तीसरे के अंदर आ रही है, ये हमारा क्वेश्चन सही होगा। यदि समुच्चय 47 वाला क्वेश्चन, समुच्चय R पर परिभाषित फलन f(x) एक ऐसा विषम अवकलनीय फलन है कि f"5 इक्वल टू -3, तब f"-5 की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्या संख्या दे दी है उलझाने के लिए। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि जो f(x) कोई भी हमारा फलन होता है, f(x) अगर वो ओड है, ठीक है, तो ध्यान रखना f' करोगे तो वो आपके क्या आ जाएगा, इवन। और अगर उसका अगर आप डबल डेज निकालोगे,
ठीक है, तो ये वापस क्या बन जाएगा, ओड। बस इस थ्योरी पर आधारित ये क्वेश्चन है और इसलिए इसका सही आंसर इसके अंदर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, 3 इसका आंसर आ रहा है और माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा। बस ये इसके अंदर इतना सा काम अपने को करना है। फिर क्वेश्चन 48 की बात करें, 1 + a⁻12 = c0 + c1a + c2a² + c12a12 हो तो 2c2/c1 + 3c3/c2 + 4c4/c3 की वैल्यू 12 तक में क्या होगी। तो इसमें सही जो आंसर है वो आपके 66 आ रहा है। अब ये आया कैसे, देखिए 1 + x⁻n क्या होता है अपन जानते हैं, 1 + nx + n × n - 1/2। आपके पास में nc0 तो है 1, nc1 है n, nc2 आपके n × n - 1/2 है और आपके सवाल में जो है ये n की जगह क्या है 12, ठीक है ना। तो ये n = 12 लिखा, तो इससे हमने nc0 nc1 सब निकाल करके नैया जो चाहिए उसकी वैल्यू निकाल ली, 2c2/c1 3c3/c2, इस तरीके से कुल 12 तक है। तो ये कुछ नहीं आपके ये 12, ये जो बनेगा इसके अंदर देखो c1/c0 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसने c2/c1 से स्टार्ट किया है। ध्यान, c1/c0 नहीं किया, छोड़ दिया c1/c0 इसके अंदर, c1/c0 जो है इसको इसने छोड़ दिया है, तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो जो हम इसमें से c1/c0 निकाला है वो हमारा 12 है, ठीक है, इससे निकल जाएगा, ठीक है ना, c1 और c0 दोनों से निकल जाएंगे, ये है ना c1 और c0। तो ये हम c1/c2 इससे माइनस करेंगे 12 और ये बाकी जो आपके 12 × 13/2 आ रहा है, इसको सोल्व किया तो ये 66 आंसर इसके अपने आ रहे हैं। ठीक है, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं, ध्यान रखना, दिखने में भारी लगता है लेकिन बड़ा नहीं है और ये आपके बाइनोमियल का क्वेश्चन है जो आपको इसको जरूर कर लेना चाहिए, आपको आना चाहिए। देखिए 49 वाला क्वेश्चन, जेड समतल में एक अर्धवृत्तीय चकती है जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या 2 इकाई है। रूपांतरण w² = z के अंतर्गत इसकी छाया w समतल में क्या होगी। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, z प्लेन से w प्लेन की बात कर रहा, कन्फॉर्मल मैपिंग का। तो सही आंसर इसका दूसरा है, √2 इकाई त्रिज्या वाली अर्धचकती है। और इसको समझाने के लिए आप थोड़ा सा देख लें, आपको मालूम है कि w = इसके अंदर दे रखा है √z, क्योंकि w = z पावर अगर n होता है, ठीक है ना, तो उस केस में हमारे ये बन जाएगा z = r e⁻iθ r cos θ + i sin θ। तो r हमारे पास इसके अंदर 2 है, ध्यान रखना, ये जो है हाँ दे रखा है इसके अंदर, रेडियस है ना 2 त्रिज्या वाली, ठीक है ना, तो ये आपके r = 2 दे रखा है और थीटा इसके अंदर, इस कंडीशन में z = w = z⁻n के लिए z प्लेन में हमारी ये लाइन होती है और π/4 एंगल पर होती है, ध्यान रखना, और ये इस w प्लेन के अंदर ये पाई एंगल पर आ जाती है, ध्यान रखना। ये w = z⁻n के लिए आपको ये दोनों डायग्राम याद रखने होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर z प्लेन के लिए r e⁻iθ है, तो इसको अपन ने ध्रुवीय रूप में बदला, तो ये π/4 है, तो थीटा की जगह ये है ना π/4। ये इसके लिए याद रखना आपको, w = z की पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, बहुपद के रूप में, तो ये π/4 ही होगा। तो ये आपके π/4 प्लस ये हो जाएगा। तो अब z = हम निकालेंगे √2 1 + i, इसका मान क्या हो गया 1 और इसका मान भी 1। अब इसके अंदर cos φ हमारा 1 है, हम चले गए अब किसके अंदर, w प्लेन के अंदर जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो w प्लेन में जाते ही आपके ये जो है √2 1 ± क्योंकि cos 45 और इनकी वैल्यू √2 होती है, ये तुम्हारा पहले वाला, अपन उसके अंदर आगे ध्यान रखना, तो ये √2 आ जाएगा और फिर ये 1 + i। अब इसके अंदर cos φ 1 sin φ 1 हो जाएगा, तो tan φ कितना हो गया 1, तो φ कितना रहा π/4 ही रहेगा, मतलब आपके ये जो है π/4 ही रहेगा, मतलब जो w प्लेन में जाने के बाद में, z प्लेन से w प्लेन जाने के बाद में भी आपके ये जो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है, और ये π/4 ही रहा है, लेकिन जो आपके r है वो क्या हो गई √2, ठीक है ना, इसलिए अर्धवृत्तीय ज्यामिति में परिवर्तन नहीं होगा, केवल r =
रूट होगा, तो ये देखो रूट 2 इकाई त्रिज्या वाली अर्धवृत्तीय चक्ति होगी, दूसरा इसके अंदर आंसर आ जाएगा। 50वां क्वेश्चन, यदि एक कण का सरल आवर्त गति में किसी क्षण क्रमशः विस्थापन, वेग और त्वरण 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और एक सारे एक ही ध्यान रखना, तीनों चीज़ें ध्यान रखना। तो कण का अधिकतम वेग पूछा है, ठीक है, और इसके अंदर जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, तो इसको तो आप आराम से कर ही सकते हो। चौथा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, यानी कि चतुर्थक विचलन के गुणांक की गणना करने का सूत्र क्या है। सांख्यिकी का प्रश्न पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, और इसका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कहीं कैलकुलेशन वाले की बात ही नहीं है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, वक्र x³ - y² - 7x² + 4y + 15x - 13 = 0 का द्विक बिंदु पूछा है, डबल पॉइंट, ठीक है ना। और इसके अंदर ये चीज़ निकालने के लिए हमें करना क्या है, द्विक बिंदु निकालने के लिए हमें पहले इस पूरे फलन का, पूरे को आपको x y का या f मान लेना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, x के रेस्पेक्ट इसका अवकलन करना, उसको 0 करना, y के रेस्पेक्ट अवकलन करना, 0 करना, और उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना। आपके x और y की वैल्यू आएगी, और वही आपके आंसर नंबर 3 है, ये इसके अंदर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, रेखाओं r = -3 लैम्बडा के तथा r = 1 - ti + 2tj के बीच लघुत्तम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है। तो इसका सही आंसर है आपके 2 वाला। अब ये हुआ कैसे है, आप देखिए, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जो लाइंस आपके पास दे रखी है, पहली जो लाइन दे रखी है आपके पास में r = -3 लैम्बडा के, तो इसको आप जो है एक देर की आपके पास में से दिए है, और दूसरी जो लाइन है आपके ये r = 1 - ti + 2tj। अब इसको अपन सेट कर लेते हैं। हमें वास्तव में लेना है r = a + λb के रूप में, ठीक है। तो पहली वाली जो लाइन है इसके लिए तो आपके इसका a1 = 0 और b1 = -3 के हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही। और इसके लिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं अपन, तो r = i + t × -i + 2j बन जाएगा। तो इसमें आपके a2 = तो i और b2 = हो जाएगा आपके -i + 2j। ये दोनों आ चुके हैं। और अब आपको करना क्या, इसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास में जो इसका फॉर्मूला है वो, जैसे मैं लिख लेता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d = b1 × b2 अपॉन mod ऑफ b1 b2, ठीक है, और डॉट a2 - a1, ठीक है। अब इसमें अगर आप b1 × b2 करेंगे तो डायरेक्ट मैंने निकाल रखा है 6i + 3j, 6i + 3j, बस इसका आप मोड निकाल लें, और फिर इसके साथ में ये आ चुका है, इसका मोड आ जाएगा, और इसके साथ में इसका कर लेना है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट करते ही आपके ये इसका आंसर आ जाएगा कितना, 2/√5। बस ये इसके अंदर इसका सिस्टम रहेगा जो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 वाला, अचर त्वरण के अधीन सरल रेखा में चलता हुआ एक कण 5वें 7वें सेकंड में क्रमशः 25 मीटर और 33 मीटर दूरी चलता है, इसका त्वरण पूछा है। चारों ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, तो इसके अंदर सही आंसर होगा थर्ड वाला। और ये जो क्वेश्चन है वास्तव में आपको अगर पता हो तो nवें सेकेंड का जो फॉर्मूला है Sn = u + ½ f2n-1, u इनिशियल वेलोसिटी है, f इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके u + 9/2 f = 25 और दूसरा u + 13/2 f = 33 हमारे पास दे रखा है पूरा, ये 5वें और 7वें सेकंड में है ना। तो कोई विशेष बात नहीं, 5वें 7वें सेकंड, या आप n की जगह 5 रख दें और एक बार 7 रख लें, तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ गए। इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे तो आपके त्वरण f जो है कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं अगर आपको पता हो तो ये जो आपके बुक है
सांख्यिकी अपने यांत्रिकी वाली। और इसके अंदर अगर आप ध्यान हो तो ये देखिए nवें सेकंड में तय की गई दूरी SN इक्वल टू u प्लस हाफ एफ टू एन माइनस वन, ये इससे होगा। ठीक है, तो ये इसके तरीके हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे हैं तो हमारे को तो आराम से अपन इससे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सेकंड ग्रेड के अंदर तो हम आराम से कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि ए और बी इकाई सदिश हैं तो सही कथन है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसके अंदर चारों में इसने क्लियर बोल दिया कि इकाई सदिश के बारे में बोल रखा है और ए और बी के बीच की कोई डायरेक्शन दे रखी है ए और बी की। तो ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए प्लस बी इकाई सदिश है यदि ए और बी के मध्य कोण 2π/3 है। अब ये कैसे हुआ, मैंने क्या किया कि पहले ए डॉट बी निकाल लिया, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और ये ए बी कोस थीटा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ 1 हो जाएगा इकाई सदिश इसलिए, और थीटा आपके पास 2π/3 है। ठीक है, तो इसको मैंने सोल्व किया तो ये इसकी वैल्यू आ रही है आपके माइनस की हाफ। ठीक है, अब मैंने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर किया क्योंकि इसने a प्लस बी पूछा था कि a प्लस बी इकाई सदिश है। तो अगर मान लो a इकाई सदिश है तो आपको मालूम है कि इसका मोड स्क्वायर जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो उस केस में या मैंने स्क्वायर किया इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो ये a भी 1 हो गया, 2 कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर आप कोस थीटा की वैल्यू आप माइनस हाफ पुट करें ये वाली, तो यहाँ पे कितना आ रहा 1, यानी कि आप देखो कि a प्लस बी जो है इसका 1 आ रहा है, तो पक्की बात आपके a प्लस बी भी 1 हो जाएगा, और इसलिए आपके ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर देखिए TE⁻t−t² का फोरियर रूपांतरण, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है जो पीजी लेवल का, अपने इसमें सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैंने इसको किया नहीं, लेकिन इसका आंसर जो है वो 4 वाला करेक्ट है। फिर चलते हैं अपन 57 वाला क्वेश्चन। देखिए 57 वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा, YZ समतल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग 8 है। यदि इस बिंदु की XZ समतल से दूरी इसकी XY समतल से दूरी की तिगुनी हो तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। हम सबसे पहले एक्सेस बना लेते हैं, X, Y और Z। ठीक है, अब YZ समतल कौन सा हो गया, ये YZ, तो ये समतल हुआ, और इसके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर लेंगे तो वो 0 YZ लिया जाएगा, और इसकी इस बिंदु की ZX प्लेन लिखा इसने, XZ समतल से दूरी। पहली बात तो इसने कहा कि निर्देशांकों की 8 है, तो मैंने इसके अंदर 0 + y + z इक्वल टू 8 कर दिया, एक इक्वेशन आ गया ये। फिर इसने कहा कि इस बिंदु की XZ प्लेन से जो दूरी है वो इसकी समतल XY समतल से दूरी की तिगुनी है। तो ये देखिए आप, इस बिंदु की XY समतल से दूरी तो हो जाएगी ये, और XZ समतल से दूरी हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये वाला कितना मान अपने, ये वाला अपने y, ठीक है, मतलब z, और ये वाला आपके हो जाएगा एक तरह से ये कितना y, तो ये तिगुनी है तो ये तिगुनी कर दी, 3y = z। ठीक है ना, अब इन दोनों को हल कर लो आप, हल करते आपके x0 y2 और z आपके कितना आ जाएगा 6। बस ये बिल्कुल इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लेंदी कर दी है, तो इससे आपका ये जो आंसर नंबर 3 आ जाएगा 0 3 क्या है ये 2 वाला है ना, 0 6 2। तो बिल्कुल सिंपल काम है, आप आराम से इसको कर सकते हो, इसको आप सोल्व कर लेना, x0 y2, ये x0 y2 और ये आपके z6 आ रहा है, इससे आप सोल्व करके देख लें। 58 वाला क्वेश्चन जो पेडागोजी का है, तो वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, इसके अंदर चौथा आंसर करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन 59 वाला, इंटीग्रेशन ऑफ x y i प्लस वाई स्क्वायर जे आई डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई का मान जहाँ c XY समतल में एक वर्ग है जिसके शीर्ष क्रमशः 1 0 -1 0 0 1 0 -1 है, तो आंसर क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना, अपने को इसके अंदर इसका कर्ल f निकाल लेना है, जो स्टोक थ्योरम से होगा, तो वो क्या हो जाएगा i j k। ठीक है, del/del x del/del y del/del z, और यहाँ हो जाएगा आपके कितना XY y² और 0। बस इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कुछ नहीं, ये आपके 0 आ जाएगा,
ये आपके 0 आ रहा है, और प्लस यहाँ पर जो है आपके खाली एक x बचेगा। आप ध्यान से देखना, इसमें ये x बच रहा है k के साथ में, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसके अंदर कर्ल एफ जो आपके आया वो x के। तो फाइनली इसका जो आपके आंसर जो होगा C, और इसने यहाँ पूछा है तो वो कर्ल एफ डॉट एन हो जाएगा। इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं, तो मैंने इसको डायरेक्ट ले लिया है। आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो आपका वो बन रहा है वर्ग, वो इस तरीके से बन रहा है -1 0 से 1 0, और ये आपके 0 1 से 0 -1। तो दोनों x और y दोनों की लिमिट आपके, x की लिमिट आपके -1 से 1, और y की लिमिट भी आपके -1 से 1, ठीक है। और यहाँ खाली x बचा, dx dy। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके 0 आंसर आ जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। ये जो सदिश कलन की बुक है, इसके अंदर स्टोक्स प्रमेय का प्रयोग करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम देखिए, वही पॉइंट की दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और ये इसको मैंने डायग्राम बना दिया। खाली हमारे इसकी जगह एक्स वाई, और यहाँ पर ओनली अपने वाई स्क्वायर था एक्स की जगह, ठीक है। तो बस इसको इस तरीके से सोल्व किया, और ये आपके इसके अंदर क्योंकि फंक्शन अलग था तो इसके अंदर 4.3 आंसर आ रहा है। बिल्कुल आपके इसके जैसा क्वेश्चन लिया है। देखिए 60 वाला क्वेश्चन है, समीकरण ax² + 2hxy + by² = 0 द्वारा निरूपित एक रेखा की प्रवणता की दूसरी रेखा की प्रवणता से 2 गुनी होने का प्रतिबंध इसके अंदर पूछा है। अब आपको अगर पता हो तो हमारे सरल रेखा युग्म का जो समीकरण होता है, द्विघात समीकरण ax² + 2hxy + by² = 0, और इसका जो ढाल होता है दोनों रेखाओं का, इसके अंदर m1 m2 = a/b, m1 + m2 = -2h/b। ये कैसे हुआ? अगर हम इसको दो रेखाएं y - m1x और y - m2x = 0 का संयुक्त समीकरण मान लें, तो इससे हमारा देखो y² - m1 + m2xy + m1 m2x = 0। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो मतलब इससे कंपेयर कर लें आप, m1 m2 = आपके क्या हो जाएगा, ये जो है a/b, और m1 + m2 जो हो जाएगा आपके वो -2h/b। बस दोनों आ गए। अब इसने जो यहाँ कहा था, अगर आप ध्यान से देखें तो इसने जो कहा था कि एक रेखा की प्रवणता दूसरी से डबल है, तो मैं इसके अंदर क्या करूं कि m1 को तो लिख दूं m, और m2 को लिख दूं 2m। ऐसा करते ही आप ध्यान से देखें तो इससे आपके m² m मतलब क्या है 2m² = a/b, ठीक है। और दूसरा इससे जो आएगा m1, और तो ये 3m = -2h/b। आपको इन दोनों से m का विलोपन कर देना है, और m का विलोपन करते ही आपके ये जो ऑप्शन है 4 नंबर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है देखिए द्विविम निर्देशांक ज्यामिति है, और इसका ये 11th क्लास की बुक है, और इसके अंदर आपको पता हो तो द्विघात का समघात समीकरण, मैंने ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें बता रखी, आप CMPC चैनल पर देख सकते हैं। मैंने उसमें सरल रेखा युग्म वाला टॉपिक जो करा रखा उसके अंदर ये है। तो देखिए ax² + 2hxy + by² = 0, ठीक है। और इससे आपके ध्यान से अगर देखें तो समघाती व्यापक समीकरण की बात करें तो ये आपके ax² 2hxy by² 0 से निरूपित रेखा है, y - m1x = 0 और y - m2x = 0। तो इससे आपके ये इसने संयुक्त समीकरण निकाला, और फिर ये समीकरण निकाल करके और इसने फाइनली तुलना करके और m1 m2 = a/b, m1 + m2 = -2h/b करके, और इसने m1 और m2 को पुट किया, और ये हमारे आंसर आ गए। तो ये बुक देखो ये वाली है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो ये भी देखो आपके PG लेवल का मामला है, अपने सिलेबस में नहीं है। वैसे ये वाइस्ट्रेस थ्योरम जो है उसको जो है वो पालन नहीं कर रहा है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। फिर 62 वाला जो है ये ड्यूअल प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला है, ठीक है। और क्योंकि ये मैंने आपको अभी भी जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने इसके ड्यूअल प्रॉब्लम्स
को पूरी तरह से सोल्व करवा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए और आपको समझ में आ जाए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 63 जो क्वेश्चन है, बिंदुओं x0, x1, x2, x3 पर आधारित 1/x का तृतीय विभाजित अंतर क्या होगा? तो ये सही आंसर है इसका 2 - 1/x0, x1, x2, x3, और ये आपके इंटरपोलेशन का क्वेश्चन पूछा है। ये आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस है और इसके अंदर आप देखिए ये जो पेज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इस पेज को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। यहाँ जो क्वेश्चन था x0, x1, x2, x3 और पराजित 1/x का तृतीय विभाजित अंतर, ठीक है। तो ये देखिए आपके FABCD या ये विभाजित अंतर तृतीय वाला भी, ठीक है, और किसका, ये 1/x का दे रखा है, ठीक है। तो ये -1/ABCD इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से पूछा क्वेश्चन है आपके, यहाँ x0, x1, x2, x3 है, हाँ इसमें ABCD दे रखा है, और इसमें से एक ना एक, ये जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों में से एक न एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। आप इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें। अगला क्वेश्चन है gx एक व्युत्क्रमणीय फलन fx जो x = -1 पर अवकलनीय है का प्रतिलोम फलन है, तब g f -1 बराबर है। इसमें सही आंसर है आपके थर्ड वाला 1/f -1। अब ये हुआ कैसे, आपको पता हो तो देखिए g fx और इस पूरे का अगर होल डेज निकाला जाए तो ये आपके क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके g, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो g fx डॉट मतलब मल्टीप्लाई में f'(x) ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो लिखा है, समझने वाली बात है कि मैं इसको क्या करता हूँ, g' बाहर लेकर के और इस पूरे का और fx डॉट f'(x) करूँ तो ये प्रतिलोम होने से इसने साफ दे रखा है ये x = -1 पर, तो ये इसके 1 हो जाएगा। और इस केस में आपके g' और f -1 = 1 हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपके इससे जो आपका g' f -1 आएगा वो हो जाएगा 1/f'-1, ठीक है। ये आपके थर्ड वाला आंसर आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सरफेस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया इसने। देखो cos इनवर्स cos 5π/4, ये ऐसे क्वेश्चन कभी हमारे छूटने नहीं चाहिए। जैसे आप देखिए इसको क्या किया, पहले cos इनवर्स और इसको लिख दिया cos 4π + π/4 cos इनवर्स, और ये हो जाएगा cos π + π/4 cos इनवर्स, और ये माइनस का cos π/4 बनेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक फंक्शन होता है, एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स -x = होता है cos इनवर्स पाई माइनस, इसको ऐसे लिखा जाता है cos मतलब पाई माइनस cos इनवर्स x, ये होता है। तो इसको जो लिखा जाएगा वो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4, और इससे पाई माइनस π/4, तो ये आपके क्या आ गया 3π/4 आंसर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर पूछा है, ये इसके अंदर आ रहा है आपके सही आंसर 3π/4, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। 12वीं क्लास का क्वेश्चन पूछा है, 12वीं क्लास के मैथ्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 66 वाला, आप इसको देखें, ये जो बिल्कुल आपके रेखा दे रखी है और परवलय दे रखा है और इस पर अभिलंब की बात कर रहा है। तो सीधे सीधा आप एक काम करें, परवलय y² = 4x का अवकलन कर ले, 2y/dx = आपके 4 आ गया, और ये आपके dy/dx जो है वो आपके क्या हो गया m1 4/2y, ठीक है। अब 2x - y पर अभिलंब है, ध्यान रखना ये जो है 2x - y 12 इस पर अभिलंब है, तो इसका जो डाला आएगा वो क्या आएगा m = 2,
अब आपको मालूम है दोनों अभिलंब है, तो ये m2 इक्वल टू -2y/4 इक्वल टू m, तो ये -2y/4 इक्वल टू, इससे आपके y आ जाएगा -4, और ये y की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दें तो x भी आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आपके 4 -4 आ जाएगा। ये आपके फोर्थ वाला, इसको आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कंपेयर करके, y इक्वल टू mx -2 am माइनस am³ आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे m आ जाएगा, a1 आ जाएगा, और आप आराम से इसको भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन आपके पास सिंपल जो तरीका मिल जाए उससे पहले कर लो, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 है, लंबवृत्तीय बेलन जिसका निर्देशांक वक्र x² + y² + z² इक्वल टू 4 और x + y + z इक्वल टू 2 है कि अक्ष का समीकरण है। तो देखिए इसके अंदर जो सही आंसर है वो 4 हो जाएगा। अक्ष का समीकरण जो निकालने के लिए आपको पता हो, तो क्योंकि इसके अंदर जो x² + y² + z² इक्वल टू 4, ये एक 2 त्रिज्या वाला गोला है जिसका केंद्र 0 0 है, ठीक है। ये केंद्र 0 0 और 2 त्रिज्या वाला गोला है। तो अब आपको जो काम करना है वो कैसे क्या होगा, ये आपके एक बुक देखी है, बेलन का अक्ष निकालना है। आपके पास में जो दे रखा है ये उस लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशक वृत्त बिंदुओं a0 0 0 b0 और 0 0 c से गुजरता है। तो ऐसा जो वो वृत्त जो होता है वो x² + y² + z² माइनस ax माइनस by माइनस cz0, और ये समतल x/a + y/b + z/c = 1 होता है, ठीक है ना। तो इस दोनों इक्वेशन को यूज़ करके, और अगर आप ध्यान से देखें तो बेलन की अक्ष वृत्त के केंद्र a/2 b/2 c/2 से गुजरती है, और दिक् को जाए इसकी 1/a 1/b 1/c हो जाएगी, ठीक है। ये दे रखा है आपके समतल। तो अक्ष का समीकरण कैसे निकाला इसने, x - a/2 y - b/2 z - c/2, ऊपर तो जो इसका केंद्र रखा और नीचे इसकी दिक् को जाए डाल दी 1/a 1/b 1/c। तो सिमिलरली हमारा जो क्वेश्चन होगा इसके अंदर भी ये x y और ये इसमें 0 0 केंद्र है, तो हमने यहाँ पर सेम बिल्कुल आपके देखो ये a/2 b/2 c/2 की जगह 0 0 0 डाल दिए, और नीचे यहाँ पर इसके जो आपके पास समतल दे रखा था ये अपने इसके अंदर पेपर में दे रखा है, ये देखिए x + y + z2, तो 2 को आप अपॉन भेज देना, तो ये आपके 1/2 1/2 1/2 बन जाएगा। तो ये 2x 2y 2z इसका अक्ष का समीकरण हो जाएगा। ये बिल्कुल देखो कितना हम सोचते हैं कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आएगा, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आएगा, वो नहीं है। हमने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपको सवाल करने में देर नहीं लगेगी। ये 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है, और जो चीज़ मैंने आपको इसके अंदर बताई, याद कीजिए जब मैंने गोले का पार्ट लिया था तब मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की थी, है ना। अक्षों को x y अक्षों को अंतःखंड काटता है तो वो उसका वृत्त का समीकरण क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है। फिर हम चलते हैं 68 वाला क्वेश्चन, ये आपके पेडागोजी का है और इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 69 वाला भी उसी का है और इसमें आपके चौथा ऑप्शन करेक्ट है। फिर अपन चलते हैं 70 वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप देखें ठीक से, कोई बिल्कुल इजी सा, मतलब 11th क्लास का क्वेश्चन पूछा इसने। आपको इसको सिंपली हल कर लेना है समीकरण की तरह। ये देखिए x² - 2x - 3 <0, तो इसको हल करने पर x <3 x < -1 ये कंडीशन बनेगी। तो ये आपके 1 -1 आ रहा है और ये 3, तो इसके बीच में पूर्णांक हल कीते हुए 1 2 और 3, ठीक है, और इसलिए ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, उसके अंदर 3 दे रखा है। फिर 71 है ना, 3 सरल रेखाएं आपके पास दे रखी है और इन सरल रेखाओं को आपको अगर हल करना है तो आपको इसमें दे रखा है, देखिए ये रेखाएं समांतर हो नहीं सकती, क्या समांतर होने के लिए इनकी ढाल बराबर होने चाहिए, किसी के नहीं है। फिर त्रिभुज की भुजाएं नहीं की बराबर संभावना। लास्ट जब कभी 3 क्वेश्चन दिए हो ऐसे 3 चीजें, तो आपको 2 को सोल्व करके और तीसरे के अंदर x y की वैल्यू रख देनी। जैसे आप ये देखें
हम संगामी का पता लगा रहे हैं। तो ये देखिए L1 L2 को लिया, सोल्व किया, आपके x2 -2 और y0 आ गया। तीसरी लाइन में रखा x की जगह -2 y0, तो देखिए आपके ये आ गया सेटिस्फाइड। तो ये क्या हुआ, कॉनकरेंट, संगामी, ठीक है ना। तो ये आपके चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 72 पे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। ए बी सी इकाई सदिश हैं, ए बी सी दोनों के लंबवत हैं तथा मतलब ए जो है ना बी और सी दोनों के लंबवत है, और बी और सी के बीच कोण कितना है 30 डिग्री। तो सदिश ए क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ये देखिए कि ए बी और सी अपने यूनिट वेक्टर है, तो इनकी वैल्यूज 1 हो गई मोड की, और ए जो बी और सी दोनों पर लंब है, मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी बराबर भी 0 है और ए डॉट सी बराबर भी 0 है। ये अपने को ध्यान रखना होगा। तो इससे हमारे ए इक्वल टू प्लस माइनस बी क्रॉस सी अपॉन बी क्रॉस सी का मोड आ जाएगा, और ये जो हाफ है ये कहाँ से, आपके कोस π/6 ये इसके अंदर आ रहा है आपके π/6 क्या, ये आपके बी क्रॉस सी जो है वो आपके क्या हो जाएगा बी सी और साइन 30। तो ये आपके इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, जिससे अपन ने डिवाइड किया तो ये 2 आपके ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये आपके मैकेनिक्स वाली बुक, और इसके अंदर कितना डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है आप देख लीजिए। ये यदि ए बी सी इस प्रकार इकाई सदिश है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी इक्वल टू 0, मतलब ए और बी दोनों, ए बी भी लंबवत है और ए सी भी लंबवत है। ये तो बात इसके अंदर दे रखी है, इसके अंदर ए बी और सी दोनों के लंबवत है, ठीक है। और इसने कहा कि बी और सी के बीच कोण π/6 है, हमारे ये π/6 ही तो है, ठीक है। और इसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि सदिश ए बराबर +-2 बी क्रॉस सी दे रखा। डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है, और ये इसके अंदर जैसा हमने कर रखा सेम इसके अंदर बता भी रखा, ये बी क्रॉस सी इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो ये इसके अंदर वैल्यू पुट करते ही आपके आंसर आ जाएगा, ए इक्वल टू +-2 बी क्रॉस सी, है ना। कितना मतलब इजी काम है, कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको चैनल पर करा भी रखा है, ये भी करा रखा है और ये भी करा रखा है, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो करवा रखे हैं वही आए हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, tan इनवर्स m+1 अपॉन m-1, ठीक है। अब ये जो आया है थोड़ा सा आप देख लें इसको, ये हल्का सा इसके अंदर जो चेंज है, यहाँ कह रहा है कि दो बल 90 डिग्री पर क्रियाशील है और उनका परिणामी r है, लेकिन जब वह बल थीटा 0 पर क्रियाशील है तो 2m-1 r है, और 90 - थीटा पर है क्रियाशील है, तब परिणामी 2m+1 r है। तो थीटा कितना है, ठीक है। थोड़ा इसके अंदर चेंज है, आप हल्का सा चेंज है, मैंने बिल्कुल इसके जैसा ही करा रखा है। आप देखिए ये वो वाला इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक कण पर दो बल पी और क्यू अल्फा कोण पर क्रियाशील है, और परिणामी 2m+1 √p² + q² है, और यहाँ बल 90 - थीटा पर है, तब उसका परिणामी 2m-1 √p² + q² है, ठीक है। r की जगह थोड़ा चेंज किया इसने, देखिए 2m-1 r और 2m+1 r, ठीक है। और यहाँ 2m+1 r और 2m-1 थोड़ा चेंज कर दिया इसने, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अंदर थर्ड वाला ऑप्शन है, आप इसको करके देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल ये क्वेश्चन जो करा रखा है, आप इसके साथ इसको कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए कोई विशेष बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है। जो आपके दिया है क्रिकेट बॉल को क्षैतिज दूरी 200 मीटर फेंकने हेतु न्यूनतम वेग है, तो कोई विशेष बात नहीं। इसके अंदर आप ये वाला लगा दें फॉर्मूला जो परिसर वाला है, रेंज वाला, u² sin 2α अपॉन g, और इसके अंदर अल्फा आपके क्या रखेंगे आप π/4, ठीक है। और बाकी आपके पास में u इसके अंदर दे ही रखा है, ये वैल्यू पुट की, और आपके ये पहला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। फिर सारणिक वाला क्वेश्चन पूछा, देखिए log x बेस x log y बेस x log z बेस x। फिर R2 के अंदर log x y z है, लेकिन अब बेस इसने y y कर दिया, फिर वहीं log x y z और बेस z z z कर दिया है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है,
कुछ नहीं करना है आपको, खाली एक प्रॉपर्टी जो है वो याद रखनी है इसके अंदर। कौन सी? ये वाली, log a और बेस b। तो इसको आप क्या करोगे, log a अपॉन log b बना दें, आधार कुछ भी ले लें, आधार ई बना दें, ठीक है। ऐसा करके ने देखो ऐसा लिख दिया आप, log x अपॉन एक्स, log y अपॉन एक्स, log z अपॉन एक्स, log x अपॉन y, log y अपॉन, तो देखिए आपके ये और ये तीनों तो क्या हो गए 1 1 1, ठीक है। लेकिन आप इसको पढ़ा रहने दें, आप इसमें से पहले वाले में देखो आप log x कॉमन आ रहा, log y कॉमन आ रहा, log z कॉमन, सब कॉमन ले लिए। अब अगर ध्यान से देखें तो आपके पास में देखिए सेम आ गई है, ठीक है ना। आपको मालूम है कोई भी दो कॉलम अगर समान है तो वैल्यू 0 रहती है, तो तीनों ही समान हो गए, देख लो आप। 1 अपॉन log x y, log x log y log z, 1 अपॉन log x log y log z, सब में सेम आ गया। तो ये आपके 0 इंटू मतलब 0 आ गया इसकी वैल्यू पूरी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया इसने, आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला 0।